चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग शुरू करते हैं, आएगी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सबसे पहली चीज आप यही ध्यान रखोगे कि ये ईएम वेव का बेसिक मतलब क्या है। ये ईएम वेव को जब आप डिफाइन कर रहे हो तो किस तरीके से करा जाएगा, ठीक है। सो तीन चीजें ध्यान रखो इसके अंदर। भाई सबसे पहली चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक। फिर दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी चीज आएगी बेटा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन चीजें, और ये तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे से क्या रहेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब क्या है कि जब हमसे बात की जाएगी दैट व्हाट इज एन ईएम वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे, तब उसे हम क्या कहेंगे, ईएम वेव। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं इस तरीके से, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखता हूं, ये वाला एक्सिस को, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव z एक्सिस, आप लोगों की तरफ है ना। अगर हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, तो ये क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग x एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग y एक्सिस। सो ये प्रोपगेशन जो बनी वो किसके लिए बन गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से हमेशा क्या रहेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। ये ध्यान रहेगा अच्छे से, ठीक। फिर इसके बाद आपको इसका एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना। सपोज हम लोगों ने इस तरीके से ये ले लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक। और ये बना देते हैं बेटा हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक। और ये जो है ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारे पास हमारा दिस इज द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक। और ये हो गया बेटा हमारा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस तरीके से रहेगी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रहेगा अच्छे से। फिर इसी के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। सो अगर बात करते हैं बेटा हम प्रॉपर्टीज को लेकर के, सो प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या याद रखना। सबसे पहली, that all the electromagnetic waves always travels with the speed of light। वो हमेशा किसकी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, लाइट की स्पीड से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं इन वैक्यूम, ठीक है, और इन एयर, ठीक है, तो जो स्पीड होगी आपकी एक ईएम वेव की, दैट विल बी इक्वल टू c एंड दिस इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही हो गई, ठीक है। बट सपोज अगर हम बात करते हैं इन अ मीडियम, हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो क्या होगा हमारे पास, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c by v। सो इन दैट केस द स्पीड ऑफ ईएम वेव
in a particular medium becomes equal to how much? C divided by n, where this n represents what? Refractive index. ये n refractive index को represent करेगा. पहली प्रॉपर्टी आ गई. दूसरी प्रॉपर्टी यही बनेगी कि जो आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो दोनों हमेशा एक दूसरे से क्या रहेंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी. ये चीज ध्यान रहेगी. फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है बेटा, सर आपने वो एरोस क्यों बनाए थे, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये वाले एरो, ये फील्ड वेक्टर बेटा. अच्छा, ठीक है, ये फील्ड वेक्टर ये इस तरीके से हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रस्ट ट्रफ ऐसे कर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर इस तरीके से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा हम लोग यहां पर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कि देख ईएम वेव इसका नेचर कैसा होता है? दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर. नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स बोले तो वो क्रस्ट ट्रफ वाली फॉर्म. क्रस्ट ट्रफ का मतलब क्या हुआ? द पार्टिकल वाइब्रेट इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन अबाउट द मीन पोजीशन. वो मीन पोजीशन से कैसे वाइब्रेट करेंगे? हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर. फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है कि ईएम वेव do not require any material medium for their propagation. उन्हें किसी पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इवन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करेंगे बिंदास. ठीक है. फिर इसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्पीड के लिए, स्पीड ऑफ एन ईएम वेव, अगर हम लोग एक ईएम वेव की स्पीड लिख रहे हैं तो दो तरीकों से लिखी जा सकती है बेटा. वो पहला दैट c इज इक्वल टू E naught by B naught. ये चीज where E naught represents the amplitude of electric field, B naught represents the amplitude of magnetic field. ये ध्यान रखना कि यहां पर ये E naught B naught क्या है. So E naught is representing the amplitude of electric field vector, B naught represents the amplitude of magnetic field vector. ये ध्यान रहेगा अच्छे से. ठीक. और जो दूसरा फॉर्मूला बनता है बेटा इसमें हमारे पास that c is equal to 1 by under root of mu naught epsilon naught. ठीक है. mu naught that is the magnetic permeability, epsilon naught is the permittivity. ठीक है. इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए. भाई mu naught कितना हुआ करता था? This is 4 by into 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. याद आया? ठीक है. एंड एप्सिलॉन नॉट दैट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितना बेटा? 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये दोनों वैल्यूज ध्यान रखिए. ये हो जाएगा क्या याद? ठीक है. एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है? अगेन इंपॉर्टेंट है आपके पास, दैट एनर्जी डेंसिटी of electric field is always equal to the energy density of मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब क्या है? हमने ये कहा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक ऐसी वेव जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे से क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. तो ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जितना कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का भी रहेगा. सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ये फॉर्मूले ध्यान रखना कि what is this energy density of electric field? This is half of epsilon naught E naught square. ठीक है. And this energy density of magnetic field, it is B naught square by 2 mu naught. ठीक है. So ये आपको याद रखने हैं
कि दिस वैल्यू दोनों हमेशा न्यूमेरिकली क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। हो जाएगा यहाँ तक अच्छे से, कोई डाउट दिखने में? पक्का? फिर इसके बाद आप लोगों को जनरल इक्वेशंस जो हैं उनको ध्यान रखना है बेटा। जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएमवी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखी जा सकती है? दैट दिस E विल बी इक्वल टू E नॉट। अब सपोज ध्यान से समझना इसको भाई, अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है तो ये हो गया EX विल बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर हो चुकी है तो अब हम ये नहीं कह सकते कि द वेव विल बी प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस को कौन ऑक्यूपाई कर चुका है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेव कहां प्रोपगेट कर सकती है? y पर या z पर, दोनों में से किसी पे भी ले लेते हैं। तो सपोज हमने लिया कि वेव प्रोपगेट कर रही है पॉजिटिव y एक्सिस पर। अगर हमने कहा पॉजिटिव y एक्सिस पर तो यहां लिखना पड़ेगा -ky, इस तरीके से। आया समझ? ठीक है ना, ये होगी तुम्हारी इक्वेशन। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो व्हाट विल बी द यूनिट? वोल्ट पर मीटर। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। यहां से, ठीक है, नेगेटिव वाई। यहां से मैं क्या कहूंगा? यहां से कहूंगा वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। कि जो वेव है वो कहां प्रोपगेट कर रही है? वाई एक्सिस पर। बचा तो Z। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी श्योरली अलोंग Z एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 101% ना होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम कभी ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस। क्यों? देखो सपोज हमने पीछे भी बात करी थी कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। वेव की जो प्रोपगेशन है वो होगी पॉजिटिव z और नेगेटिव z, इसमें कहेंगे। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वाइब्रेट कर रही है तो वो ये पूरा एक्सिस इन्वॉल्व करेगी, पॉजिटिव x भी और नेगेटिव x भी। मैग्नेटिक फील्ड बोला y एक्सिस, तो पॉजिटिव भी और ऑसिलेटिंग है ना, तो ऐसे। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस किस में रहेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसमें कभी नहीं आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, नहीं, कंप्लीट एक्सिस रहेगा इसके अंदर। ये चीज समझ आई? पक्का? लेट्स हैव इट। एक दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी है। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन ईएमवी। एक मिनट, ये बच्चे जरा थोड़ा सा ज्यादा उत्तेजित हैं, उनको थोड़ा सा शांत कराएं।
पता नहीं मुझे नहीं पता ये इतना स्टेट कर रहा है मुझे नहीं पता नहीं इसे स्लाइड कर रहा हूं चलिए सो अगर हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज अगर हमने कहा कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर थी, z एक्सिस पर, सो बी जेड विल बी इक्वल टू बी नॉट, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स तो वही रहेंगे, तो ये चीज नहीं बदलेगी, ये सेम रहेगी, साइन ओमेगा टी एंड माइनस के वाई, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट विल बी द यूनिट, टेस्ला। इस तरीके से तो ये इक्वेशन मतलब एक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये है, तो उस वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी, ध्यान रहेगा, ठीक। और इसमें जो क्वेश्चन होगा ना वो जस्ट बेसिक रहेगा कंपैरिजन के बेसिस पे, कैसे वो बता देते हो। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी गई कुछ इस तरीके से, बी वाई इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर -4 साइन ऑफ 314 t नेगेटिव ऑफ 0.018 x j कैप टेस्ला दिस वे। अब यहां से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स देखेंगे। अब सपोज अगर सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो भाई यहां से हम लोगों को क्या पता लगा कि द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस। अब इसमें ये नहीं होगा कि भाई पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, वो तो कंप्लीट y एक्सिस इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि जब ऑसिलेट करेगी तो क्रस्ट और ट्रफ बनेगी, तो क्रस्ट और ट्रफ जब बन रहे हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस दोनों इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहां से आगे आप इधर आओ तो यहां आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव kx, ये चीज आई ना, k की वैल्यू कितनी होगी 0.01, अभी उसको हटाते हैं, हम देखते हैं नेगेटिव x। इफ इट इज नेगेटिव x तो इसका मतलब क्या हुआ, that wave is propagating along positive x axis, की जो वेव है वो कहां प्रोपगेट कर रही है, पॉजिटिव x एक्सिस पर प्रोपगेट कर रही है, ये समझ आया अच्छे से, पक्का। अब सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या पर आप सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ने किसको ऑक्यूपाई कर लिया, y एक्सिस को, प्रोपगेशन कहां हो गई, बचा कौन, z, यही बचा कौन सा एक्सिस, z एक्सिस। सो यहां से एक चीज हमें पक्का पता लगी कि विच इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी अलोंग z एक्सिस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो कहां होगा। चलो एक चीज तो हमारे पास आ गई, अब और चीजों को देखते हैं। हम क्या लिखते हैं, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या हो गया, दिस बिकम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मतलब ये किसकी वैल्यू पता लग गई, बी नॉट, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा ना, C इज इक्वल टू E नॉट बाय, सो व्हाट विल बी दिस E नॉट, दिस इज C इनटू B नॉट। What is C? 3 into 10 की पावर 8 and what is B naught? 3 into 10 की पावर -4, तो ये कितना हो गया, 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ये चीज क्लियर हुई। फिर यहां से आगे चलते हैं, ठीक। सो ये वाला कंपैरिजन देखो, हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी, है ना। सो यहां से फर्दर अगर देखिए तो ओमेगा कितना आ गया, 314 रेडियन पर सेकंड, ये चीज बनी है हमारे पास। नाउ व्हाट इज ओमेगा, इट इज 2 पाई न्यू, सो 2 पाई न्यू इज 314, सो व्हाट विल बी न्यू, इट इज 314 डिवाइडेड बाय 2 into 3.1
214, तो ये ऊपर ले लो 100, इसको कैंसिलेशन करा तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई बेटा हमारे पास, दिस बिकम्स 50 हर्ट्ज। क्लियर हुआ? अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो तो यहां छोड़ दो, ठीक है, लीनियर हो तो फिर इसको ले लो, समझ आएगा? फिर इससे आगे चलते हैं। सो के एक्स ये बोलते थे ना, ठीक, तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटा यहां से, दिस इज 0.018, व्हाट इज के, इट इज 2 पाई बाय, सो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये चीज बनी है हमारे पास। सो यहां से वेवलेंथ कितना आ गया बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई एंड 0.018 मीटर। प्रॉपर कैंसिलेशन करके देख लेंगे जो फाइनल आंसर आएगा। आए समझ? दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहां से निकाले जा सकते थे, समझेगा? अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे उसे देखो ध्यान से। सो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसको कैसे लिखें भाई, हमें पता लग चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है। सो व्हाट वी विल राइट, Ez is equal to E naught. What is E naught? 9 into 10 की power 4. So Ez is equal to 9 into 10 की power 4. Sine of will remain the same. So कितना रहा? 314t minus 0.018x इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इतने न्यूटन पर कूलम। सो ये कंसेप्ट है इसमें आपके पास, समझ आया? अच्छे से कर पाएंगे प्रॉपरली? श्योर? नाउ अगला कंसेप्ट देखो बेटा, हम लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज गई कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always equal to the energy density of magnetic field, कि एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एनर्जी डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की, वो दोनों हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अब किसी एक से शुरुआत करो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से या मैग्नेटिक फील्ड वाले से, ठीक है? सो नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, दैट एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये चीज आती है हमारे पास, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लो। अब आपको इन दो की वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉपर्टीज के अंदर ही कि C is written as E naught by B naught, तो यहां से अगर देखा जाए तो what will be E naught, it is C B naught, let it be equation number 2, ये बनेगा हमारे पास। एंड फर्दर हम लोगों ने देखा था कि C is equal to 1 by under root of mu naught epsilon naught, ये चीज थी। आपने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ठीक? सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक? जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय, ये रूट हट जाएगा, एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, दिस इज 1 बाय म्यू नॉट एंड सी स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ये चीज आएगी हमारे पास। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1, सो देखो क्या बनेगा हमारे पास। सो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1, सो जैसे ही हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कितना बना बेटा, यहाँ पे वी विल हैव म्यू ई
is equal to half into epsilon naught. What is epsilon naught? ये रहा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में 1 by this 1 by mu naught c square into e naught square. ये रहा सेकेंड. So this is c square and b naught square. ये चीज आएगी हमारे पास. भाई कैंसिलेशन हो रही है, देखो ध्यान से. आपके पास ये c स्क्वायर गया पूरा, ठीक. तो what will be this mu e? This becomes p naught square by 2 and what is this? ये चीज जो है वो क्या है? This is energy density of magnetic. So एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है वो दोनों फील्ड की हमेशा क्या रहने वाली है? मतलब जितना कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का भी रहेगा. ये ध्यान रहेगा. अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कहा जा रहा है एनर्जी डेंसिटी तो विल यूज दीस फार्मूलाज. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, एंड इट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी. अगर एवरेज आ जाए तो ये 1/4, 1/4. ये ध्यान रखो. इफ इट इज सिर्फ एनर्जी डेंसिटी तो 1/2 चल रहा है, बट अगर इट इज एवरेज सो 1/4 होता है. ये ध्यान रखना. ये हो जाएगा पूरा अच्छे से. श्योर. फिर इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत सिंपल सी चीज है. आप लोगों ने ईएमआई चैप्टर पढ़ा. ईएमआई चैप्टर में हमारे पास है फैराडेज लॉ. फैराडेज के सेकंड लॉ में एक पॉइंट है कि व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वो क्या बना देगा? करंट बना देगा. कैसा करंट बनता था वो? एसी या डीसी? एसी. जनरेटर में हमने यूज किया था ना उसको, तो इक्वेशन क्या थी? E is equal to E naught sin omega t. फिर वहीं से बनी I is equal to I naught sin omega t. तो कैसा करंट? AC. So whenever there is a rate of change of magnetic flux, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो करंट बना है वो कौन सा करंट है? AC. And whenever there is a rate of change of electric flux, अब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, अब कौन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So whenever there is a rate of change of electric flux between the plates of a parallel plate capacitor, और वो भी कहां पर होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक. तो वहां भी करंट बनता है और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट. ये ध्यान रहेगा. सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज ड्यू टू द displacement current is basically due to the rate of change of electric flux between the plates of a parallel plate capacitor. ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है. आप समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को, ठीक. सो लेट्स से charging a capacitor with a source of DC voltage. हम लोग अपने कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसकी हेल्प से? डीसी वोल्टेज की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं. तो ये लिया हम लोगों ने हमारा कैपेसिटर, प्लेट X, प्लेट Y, और इसे कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज से, और यहां लगा लिया हमने एक एमीटर. लेट्स सी क्या हुआ हमारे पास, ठीक है. अगर कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर का अपना क्या होगा? कैपेसिटर रिएक्टेंस. ये हमारा डीसी सोर्स है. डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0. है ना, ठीक. और हम लोग जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट? 1/2 पाई न्यू. ये चीज होती है हमारे पास. और क्योंकि
फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? 0। तो XC विल बिकम इनफाइनाइट। XC क्या बनेगा? इनफाइनाइट। अगर XC इनफाइनाइट बना तो इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर will block the DC voltage। वो DC वोल्टेज को वहीं के वहीं क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, वो नेक्स्ट प्लेट पर उसे जाने नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो सीधी सी बात हुई कि हमारा जो एमीटर है will not show any डिफ्लेक्शंस। तो हमारा एमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये कब हुआ? जब हम चार्ज कर रहे हैं किसके साथ? उसे डीसी वोल्टेज के साथ कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं नाउ देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी, करंट की कंटिन्यूटी टूट गई है, वो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो यहां से आगे जाएंगे ना। क्लियर हुई चीज? अब हम लोग अपने उसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं एसी वोल्टेज के साथ। नाउ charging the same capacitor, now charging the same capacitor with a with an AC voltage। अब हम लोग कोशिश करते हैं किसके साथ? एसी वोल्टेज के साथ। अगर हमने एसी वोल्टेज के साथ करने की कोशिश करी बेटा, तो देखो क्या हो सकता है हमारे पास। ये प्लेट X, ये प्लेट Y, और इन दोनों प्लेट्स को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के साथ, और ये लगा लेते हैं यहां पर एमीटर इस तरीके से। ठीक है, सो दिस E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, एसी वोल्टेज का मतलब ही क्या हुआ? ठीक, दैट इज which keep on changing its magnitude and डायरेक्शन। जो अपने मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज करती है। अब एक चीज सोचिए आप लोग, मान लो ये प्लेट हो जाती है कंप्लीटली पॉजिटिव और ये प्लेट हो जाती है कंप्लीटली नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बट कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? इसकी वजह से। आई बात समझ में नहीं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने की वजह से वहां क्या होने लगेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट करंट। यही वहां पे क्या बनाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो बनेगा वो किस हिस्से में बनेगा? इस हिस्से, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां जो करंट होगा, ये जो करंट होगा, ये कौन सा करंट? दिस इज कंडक्शन करंट। ये कौन सा करंट रहेगा? कंडक्शन करंट। यहां पर भी जो होगा वो कौन सा करंट रहेगा? ये भी रहेगा बेटा हमारा कंडक्शन करंट। और प्लेट्स के बीच में जो रहेगा, इस हिस्से में जो रहेगा, वो कौन सा करंट रहेगा? ये रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये चीज ध्यान रहेगी। और दूसरी चीज, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट इस प्लेट से एग्जिट, फिर यहां से एंटर करेगा और उतना ही यहां से एग्जिट। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर की हर प्लेट पर किरचॉफ्स का पहला रूल का जो सिग्निफिकेंस है कि करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन। So Kirchhoff's first rule is always obeyed at each plate of the parallel plate capacitor. So this is one of the plate, ठीक है। अगर यहाँ से मेरे पास कंडक्शन करंट जा रहा है, इधर एंटर कर रहा है, तो ये अंदर वाले हिस्से पे यहाँ कौन सा आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे दिस इज अनदर प्लेट, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट एंटर करेगा और यहाँ से कौन आएगा? कंडक्शन करंट। तो कैपेसिटर की हर प्लेट पर हमेशा कौन ओबे किया जाएगा?
किरचॉफ का पहला रूल। ये कंसेप्ट समझ आया? पक्का क्लियर हुआ? सो अब करंट की क्वांटिटी बन गई, जो पहले डिस्कंटिन्यूअस हो गया था अब उसको क्या मिल गई? एक क्वांटिटी मिल गई आपके पास। समझ आई ये बात? श्योर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन को लेके बात करनी है। सो देखते हैं वो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा हमारे पास यहाँ पर। हाँ बच्चे, जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेरिंग है, वेरी करती है, तो किस सेंस में बोलते हैं कि वो चेंज? देखो भाई एसी वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? वो पोलैरिटी को क्या करेंगे? फ्लक्चुएट कराएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। एसी वोल्टेज ऐसे बनाओ ना, ये और फिर ये, इट्स पॉजिटिव वैल्यू और फिर नेगेटिव वैल्यू। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदली तो उसी ने क्या कराया? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वहां से कौन सा करंट बना? अभी तो हमने थ्योरेटिकली देखा है, लेट्स इसको एनालाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से और अच्छे से, ठीक है? कैसे? सो देखो ध्यान से भाई, ये कंसेप्ट जो अराइज हुआ वो हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पॉइंट से, मतलब सिंपली कैपेसिटर के पॉइंट से। सो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, और वी कैन राइट Q इज इक्वल टू C। देख लो कुछ भी, ठीक है? नाउ हमने लिखा Q इक्वल टू CV, और व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय, उठा के यहां रखो। सो व्हाट विल बी Q? इट इज C एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एंड ये गलत कर दिया हमने, C की तो वैल्यू पुट अप कर दी ना। तो व्हाट इज C? इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D एंड इनटू V, बट व्हाट इज दिस V बाय D? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसे यहां रिप्लेस करा तो आपके पास Q कितना बन गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट E इनटू A, बट बेटा हम लोग जानते हैं ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस। ये चीज बन गई हमारे पास। अब इसे डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। जैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो कितना बना? dq by dt epsilon naught. Now there is a rate of change of electric flux which gives us dq by dt, and what is dq by dt? Current. So ये करंट क्या कहलाता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट करंट। So id is equal to epsilon naught d phi e by dt। आप समझ आया कि जो हम कह रहे थे कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो करंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये तो पक्का हो गया ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से क्या बन रहा है? करंट। एंड दिस करंट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? सो इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों के मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे। ये चीज क्लियर हुई? श्योर। देन अगला पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? लाइट के लिए for light, and light is what? It's an EM wave. अब लाइट की बात करी तो क्या? फोटोन, यही चीज आ गई। और हम जानते हैं कि फोटोन ट्रेवल्स विद द being energy packet of light, so travel with the same speed, as that of light. So V equal to C, ये चीज बन गई हमारे पास। And whenever a particle travels with the speed of light, its rest mass becomes zero. उसका rest mass कितना हो गया? So there is no rest mass, but still possess momentum. क्यों? Because of its energy. तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि भले ही उसका रेस्ट मास कितना हो गया? जीरो, बट स्टिल possess momentum because of energy। कैसे भाई? E equal mc square,
तो E इक्वल MC इंटू सी, तो E इक्वल PC। तो यहां से व्हाट विल बी द मोमेंटम, इट्स E बाय, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखोगे अलग से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रहेगी ये चीज। अगर मोमेंटम इतना है तो यही मोमेंटम जो है वो फर्दर क्या बना देगा, दैट रिजल्ट्स फोर्स। Force is what? Momentum by time. What is momentum? E by C. So that force can be written as what? E by C. Is this clear? ठीक? And further, if this is the force, then we can have the radiation pressure. यहीं से हम क्या लिख सकते हैं? We can write the radiation pressure. That is force by area. Now what is force? E by CT. So ये आ जाएगा E by CTA. तो ये तुम्हारा रेडिएशन प्रेशर, ध्यान रखोगे। क्लियर हुई अच्छे से? फिर एक फॉर्मूला और ध्यान रखना अलग से, दैट इज द इंटेंसिटी। जहां तुम्हें ये यूनिट मिल जाए वॉट पर मीटर स्क्वायर, तुरंत समझ जाना क्वेश्चन में वो किसकी वैल्यू है, इंटेंसिटी की वैल्यू है। एंड इंटेंसिटी क्या चीज है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। इसको ध्यान रखोगे, हो जाएंगे अच्छे से, पक्का। आखिरी पॉइंट आता है बेटा आपका चैप्टर के अंदर, दैट्स योर ईएम स्पेक्ट्रम। अब ईएम स्पेक्ट्रम में वो पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखना आप लोग, एंड द सीक्वेंस इज, अरे भाई तुम्हें याद है यार, ऐसा एक यही तो चीज याद है, ठीक है, इट्स टाइम एनर्जी। सो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा, दिस इज हमारी रेडियो वेव, ये हो गई हमारी माइक्रोवेव, ये हो गई हमारी इंफ्रारेड, ये हो गया हमारा विजिबल लाइट, ये हो गई हमारी अल्ट्रावायलेट, ये हो गई हमारी एक्सरे, और ये हो गया हमारा मामा रे। ध्यान रहेगा। अब इसमें आप लोग याद रखेंगे, अगर आप ये जा रहे हो वेवलेंथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, या फिर अगर ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज, एंड वन थिंग दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, स्पीड नेवर चेंज, दिस इज सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हमेशा सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, याद रहेगा। अब इनके लिए तुम्हें क्या क्या चीजें रटनी है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखोगे, इनकी वेवलेंथ रेंज याद रखोगे, इनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन याद रखोगे, इनके मेथड ऑफ डिटेक्शन याद रखोगे, और इनके यूज, ये सब चीजें तुम्हें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये है सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के अंदर, हो जाएगा प्रॉपर्ली, पक्का, पायल पक्का, गुस्सा ही कर लीजिए, ऐसे स्माइल के साथ बेटा।